यही तो ज़मीनी मुद्दा है जिसके भी आप रिपोर्ट सुन रहे थे। चुनाव अब अपने दूसरे चरण के लिए मतदान जो है उस तरफ पहुंचने वाला है। 26 तारीख यानी आने वाले शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान होंगे। 89 सीट्स हैं, 90 में एक कम, 13 राज्य यूटी मिला करके शामिल हैं। तो आपने याद होगा पहले चरण में पूरा तमिलनाडु शामिल था, इस बार केरल और आधे से ज़्यादा कर्नाटक। तो ये 3 बड़े हो गए और उसके बाद आधा राजस्थान शामिल है। राजस्थान कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक आध सीट शायद बचे या हो सकता है पूरा भी हो जाए। तो ये 3-4 बड़े राज्य दूसरे चरण के साथ पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटों पर भी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट यहाँ से भी निकलती, जैसी फेज़ 1 में भी निकली थी। बाकी 1-1, 2-2, 3-3 है। पश्चिम बंगाल में भी 3 है। तो ये तो हो गया खाका। अब इस खाके के अंदर पिछली बार 2019 में क्या स्थिति थी? एनडीए के पास 61 सीट्स थी, और एनडीए मतलब बीजेपी प्लस, और इंडिया के पास 23 सीटें थी, यानी कांग्रेस प्लस इनके पास थी, तो अन्य के पास 4 सीटें थी। ये पिछली बार का। तो एक को अपनी पूरी सीटें कम से कम बचानी नहीं, बढ़ानी है, क्योंकि 400 पार जाना है, और दूसरे को रोकना है तो उसके नंबर को कट करना है। ये परिस्थिति बन रही है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से ज़मीनी मुद्दे कोट अनकोट अब ग्राउंड पे दिख रहे हैं, जिसमें आरक्षण भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, मंगलसूत्र भी आ गया, संपत्ति का पुनर्वितरण आ गया, और अब जिसको कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज कि चुनाव एकदम चरम पे पहुंच रहा है, चावल टूट रहा है। अब गजब की लड़ाई चल रही है ज़मीन पे। इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड फेज़ में क्या स्थिति चल रही है। बातचीत करेंगे हमारे साथ। आज सिर्फ पत्रकारों का पैनल है। राजनीतिक पैनल बनाने में दिक्कत ये होती है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है, तो फिर बात हो नहीं पाती डिटेल में। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, सज्जन कुमार जी हमारे साथ हैं, और IANS के कंसल्टिंग एडिटर संजय सिंह जी हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ KP मलिक जी, और न्यूज़ 18 राजस्थान के इनपुट और मेरे सहयोगी अमित भट्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले थोड़ा लोकल वाला समझ लें, फिर बिग पिक्चर पे आते हैं। मलिक साहब, नेक्स्ट 8 सीट्स क्या माहौल है? देखिए नीरज जी, जो पहली 8 सीटें हुई हैं उनके मुकाबले ये जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बेटर हैं, क्योंकि ये टोटल 8 की 8 सीटें, एक सीट अगर इसमें से छोड़ दें, 7 सीटों पे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी थी। और इसमें ये मेरठ की सीट है, गौतम बुद्ध नगर की सीट है, गाजियाबाद की सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसमें जो थोड़ा सा दिक्कत इस बार है, बागपत की सीट पर बदलाव हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई है, तो वो भाजपा के एलाई है, तो उसमें कोई दिक्कत यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे अमरोहा की जो सीट है, मुझे लग रहा है कि वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकती है, क्योंकि वहां पे वो जो कैंडिडेट बसपा के थे वो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनकी एंटी कॉम्बेंसी बहुत है। दूसरा, मायावती ने वहां पे इस बार मुस्लिम दे दिया है, तो 2 मुस्लिम हो गए हैं। कांग्रेस के भी मुस्लिम हैं, दानिश अली, और मुजाहिद हुसैन जो है वो बसपा के भी मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम वोटर और बाकी दलित वोटर में बट के फायदा कुंवर सिंह तंवर को मुझे लग रहा है। तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी सीट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बाकी सीटें जो हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सीट बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, इन सीटों पे थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कांटे की टक्कर हो। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे कहीं मुश्किलात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को थोड़ा चार्जेबल करने की कोशिश की है, और वो तड़के लगाने शुरू हो गए हैं तमाम, जो आपने कह दिया है। तो उस तरह के तड़कों से हो सकता है कि सेकंड फेज के क्षेत्र में माहौल बन जाए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले। जी मलिक साहब, आप तो ग्राउंड के आदमी, प्रैक्टिकली बताओ, ये जो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, 1 हफ्ते से नहीं, टू बी प्रिसाइज संडे से, ग्राउंड पे क्या उतरा? लोगों के बीच में ये सब चर्चाएं चल रही कि नहीं? नहीं, देखिए नीरज जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से पिछली 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता है, हाँ, उसमें भी थोड़ी उदासीनता देखी गई।
जो सहयोगी इनके संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो चाहे दूसरे लोग हैं, उनमें भी थोड़ी उदासी देखी गई थी। तो मुझे लगता है सबको रिचार्ज किया गया है और मुद्दे जो प्रधानमंत्री ने भी ये महसूस किया, शीर्ष नेतृत्व ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तमाम चीजों को किया गया। आप ये भी देखेंगे कि हमने ग्राउंड पे देखा कि लोगों में एक उत्साह नहीं दिखाई दिया चुनाव का। कुछ नहीं, लोग अरे ऐसे ही मलिक साहब निकले। सुनो ना, मलिक पहले फेज निकल गया, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले फेज के बाद आजकल जैसे आप गए पान खाने, मतलब अगर खाते हो तो चाय पीने गए मान लो, तो वहाँ क्या चर्चा चलती रहती है पान की दुकान पे? नहीं, चर्चा ये चल रही है कि देखिए, अगर आप सच्चाई से पूछना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को हर बार कांग्रेस कांग्रेस ना करके अपने जो काम है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं। अगर आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप मुझे बताइए 3 तलाक का इतना बढ़िया कानून है ये, अगर किसी मुस्लिम महिला से आप निजी तौर पे पूछेंगे कि 3 बार 3 तलाक पे तलाक तलाक बोल दिया और आपका तलाक हो गया, तो ये कोई मजाक है क्या? तो इसको कानूनी अमली जामा पहनाना, इस चीज को खत्म करना एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पे इसको भुना पा रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा सीए की बात चल रही है, 370 की बात है। 370 जो कांग्रेस ने 70 सालों में कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों में चर्चा है। राम मंदिर की बात कर रही है, इतना बड़ा मामला भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का किया, उत्तर प्रदेश में बम बम हो जाना चाहिए था, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। इसलिए आप देखेंगे मेरठ में राम को लेके आए हैं, वो माहौल नहीं बन पा रहा है। फिर कल सीता को लेके आए हैं, तो सीता राम की जोड़ी को घुमाया गया मेरठ में। जी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, तो अरे इसीलिए मलिक साहब डिस्कस क्या हो रहा है? मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं? संविधान यही खत्म हो जाएगा धरातल पे डिस्कशन हो रहा है, यही धरातल कि पे मुद्दे डिस्कशन क्यों हो रहा है। नहीं बना रहे, ये डिस्कस हो रहा है। नहीं, मुद्दे ये भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बना रही है जो उनके काम है, और दूसरे जो होने चाहिए युवाओं में जो चीजें हैं। वेस्टर्न यूपी में अगर आप बारीकी से देखेंगे, जो यहाँ का युवा होता था वो बहुतायत में फोर्स में जाता है, सेना में जाता है, या पुलिस में जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो। तो ये जो अग्निवीर की योजना आई है, ये जो पर्चे लीक से पुलिस भर्तियां कैंसिल हुई हैं, ये भी चर्चा का विषय जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहा है। तो ये इस तरह की चीजें डिस्कशन हो रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चीजों को बदल नहीं पा रही, ये लोगों में चर्चा का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वेस्टर्न यूपी में वोट देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, वो इस बात पे कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, और जिसके सीधे सीधे जिम्मेदार योगी हैं। 7 साल के उनके कार्यकाल पे कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा पहुंचा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। अरे अब सर थाली में घी गिरेगा तो अपने में गिरेगा, योगी की वजह से गिरे कि मोदी की वजह से गिरे, काम निचोड़ ये है। अच्छा रुको भाई, अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, राजस्थान में क्या माहौल है, क्या चर्चा है वहाँ चल रही है, आप क्या सुन रहे हो? राजस्थान में नीरज, पहला जो फर्स्ट राउंड का चुनाव हो गया था वो 12 सीटों पर हुआ था, तो अब बची हुई 13 सीटों पर चुनाव है नेक्स्ट राउंड में। पहले में जो चुनाव हुआ था वो हुआ था नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, और अब है साउथ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट का जो इलाका है वहाँ बेसिकली पंजाब से जुड़ा हुआ इलाका था, जहाँ किसान आंदोलन का कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सों पर किसान आंदोलन का असर आप देख सकते थे। शेखावाटी का इलाका था जहाँ ये अग्निवीर और किसानों वाली जो मुद्दे हैं उनका असर था, और ईस्ट राजस्थान का हिस्सा जहां पर पानी का मुद्दा ईआरसीपी ईस्टर्न जो कैनाल प्रोजेक्ट था उसको लेकर के था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस उसमें राउंड में निकल के आई थी वो ये थी कि पोलिंग परसेंटेज तकरीबन 6.25% कम हुआ था। 2019 में अगर देखें तो 63% से थोड़ा सा ज्यादा था, तो अगर 6%, 6.25% पकड़ के चले तो लगभग 10% वोटर इस बार नहीं निकला। इसको लेकर के जो बीजेपी के जो थिंक टैंक है उसका जो नीति, जो उसके नीति निर्धारक हैं, जो उसके आगे सोचने वाले लोग हैं, उनमें बड़ी खलबली सी हमको यहाँ देखने को मिली है। और उसके बाद में एक मैराथन और बड़े ही गहन तरीके से इन लोगों ने मीटिंग्स की हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से जगाया है कि वोटर को आपको पोलिंग बूथ तक लाना चाहिए।
अच्छा, एक चीज जो है, हम जानकारों से भी बात कर रहे थे, बाकी वोटर्स से भी बात हमने की थी, तो अभी तक ये कोई क्लियर नहीं कह पा रहा है कि वो जो वोटर नहीं निकला वो बीजेपी का वोटर था या कांग्रेस का वोटर था। ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी का वोटर, ये मान के चल रहे थे कि क्योंकि जीत सुनिश्चित है, जीतना तो हर हालत में है, तो मेरे नहीं जाने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से माने कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला। और कांग्रेस की बात करें तो हमारी कुछ माइनॉरिटी के ग्रुप से भी बात हुई थी, वो लोग ये कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, अल्टीमेटली हम चाहे कहीं भी बटन दबाएं वो जाएगा तो कमल के फूल को ही तो हम देने क्यों जाएं, खामोखा वहां पर उनका वोटिंग परसेंटेज, उनका मार्जिन बढ़ेगा कि 3 लाख से जीते 5 लाख से जीते, इसलिए वो नहीं निकले। तो अगर ये दोनों चीजें हम मान के चलें तो अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो वोटर जो नहीं निकला वो किसका था। खैर, ये तो फर्स्ट राउंड की बात हुई। सेकंड राउंड में अभी 13 सीटें बाकी हैं जिन पर ये चुनाव 26 तारीख को होना है, और ये बेसिकली वेस्ट राजस्थान और साउथ राजस्थान का हिस्सा है। वेस्ट राजस्थान में ये बॉर्डर से लगता हुआ बहुत बड़ा एरिया है, जोधपुर से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला इलाका आता है, पाली आता है जिसमें, और ये जो साउथ राजस्थान का हिस्सा है ये ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी और SC ST वाला जो इलाका है। यहां पे जो माहौल नहीं बना था, तो आपने देखा होगा कि अभी जो एक नए सिरे से हम माहौल की बात कर रहे हैं कि माहौल बन रहा है, अब माहौल बन रहा है, अब कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो पोलराइज करने की जिनकी बात हुई है। तो 21 तारीख को, इस संडे को, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे पहले बात की थी, मंगलसूत्र की संपत्ति के बंटवारे वाली बात, हनुमान चालीसा की बात, वो बांसवाड़ा से की थी। बांसवाड़ा में उस दिन मौजूद थे। नीरज, खास बात यह है कि बांसवाड़ा में उस दिन तकरीबन 75,000 लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे। बांसवाड़ा गुजरात से अड़ता हुआ एरिया है। यहां पर जो 8 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से एक पर भारत आदिवासी पार्टी का विधायक है। ये मानते हैं कि अमित, मुझे ये वाले डिस्कशन के बजाय ये बताओ कि लोगों के बीच में डिस्कशन क्या है, डिस्कोर्स क्या बन रहा है, किस तरह की बातचीत हो रही है? ये जो 2-3-4 दिन से चल रहा है, क्या ये उनके बीच में डिस्कस हो रहा है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, या दूसरा वाला नैरेटिव कि साहब अगर ये जीत के आ गए, 400 पार हो गया, संविधान खत्म हो जाएगा? क्या डिस्कस हो रहा है लोगों के बीच में, वहां क्या माहौल, ये बताओ आप। वो इस क्षेत्र के हिसाब से भी मैं बात कर रहा था कि पहले जो था वो चूंकि शेखावटी वाला एरिया था, वहां पर अग्निवीर का मुद्दा ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट था। शेखावटी में सबसे ज्यादा सैनिक फौज में राजस्थान के वहां से जाते हैं। अभी जब हम सेकंड में बात कर रहे हैं तो ये आदिवासियों वाला इलाका है जहां पर विकास और बाकी चीजें ज्यादा आती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद में जो 75,000 लोग वहां सुन के गए थे, और उसके अलावा जो प्रोपोगेट हुआ, उसके बाद से ये माहौल बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब हुई है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें ऐसी बातें हैं जो आपकी, जो एक कहते हैं ना कि पर्सनल टच वाली बात, अब तक जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी एक पूरा ओवरऑल सीनरी की बात, समाज पे क्या असर होगा, देश पर क्या असर होगा, आपके इलाके पर क्या असर होगा, वो चीज शायद लोगों को हिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन पीएम के उस भाषण में जो ये 2 बातें कही, मंगलसूत्र वाली, और आपके अगर 2 घर आपके पास है और 1 घर आपसे छीन लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल लोगों की एक पर्सनल कनेक्ट वाली बात आ गई, इससे मेरा पर्सनल नुकसान होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस चीज को कितना नलीफाई कर पाती हैं, कितना नहीं कर पाती हैं, वो आगे देखने वाला होगा। लेकिन हां, चर्चा इस पर शुरू हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की जा रही है। हमारी जब कल जो CWC मेंबर हैं पवन खेड़ा, उनसे भी बात हो रही थी, तो उनका भी फोकस बातचीत पर यह था कि बीजेपी इस मामले में झूठ फैला रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के दिमाग में भी अब यह बात आ गई है कि इन्होंने एक ये पत्ता फेंका है, इसका काट अब हमको ढूंढना है। तो क्या जब नहीं, क्या जो ये डिस्कशन चलना शुरू हुआ है, इसमें ग्राउंड लेवल पे काउंटर भी हो रहा है कि नहीं ना, ये साहब तो जबरदस्ती में मतलब का ये वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, या मैसिवली लोग अब ये डर गए हैं कि एक्चुअली क्या है कि डिफेंड नहीं कर पा रही? कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस के पास में नेता तो हैं जो स्टेटमेंट दे सकें, जो बात कर सकें, लेकिन उनके पास में ग्राउंड लेवल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। ये हमने बहुत करीब से देखा है
कि वहां पर जो बीजेपी के पास एक काडर है, जो चाहे आरएसएस का रहा हो, चाहे वो बीजेपी का रहा हो, वो पूरे 24 घंटे और पूरे 12 महीने कुछ ना कुछ काम में लगा रहता है। कई प्रकल्प चलते हैं उनके, तो उनको एक काम और दिया जाता है कि लीजिए भाई साहब, ये काम और करा, ये काम भी आपको करना है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। कांग्रेस का समस्या ये है कि उसके पास में ऐसे लोग, ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो जा जा करके इस बात को वहां फैला सके। प्रियंका गांधी अपने रोड शो में अगर कुछ कह जाती हैं, अपने चुनाव के मंच से कुछ बोल जाती हैं, उनके नेता कुछ बोल जाते हैं, वो बात जरूर एक बार सामने आती है, लेकिन लोगों तक बार बार जो एक पिन, लेकिन अभी 4 महीने पहले तक तो उनकी सरकार थी ऐसा अमित भाई, एब्सेंट 4 महीने पहले तक उनकी सरकार थी, कार्यकर्ता क्यों नहीं होंगे उनके पास? अभी तो 4 महीने पहले तक गहलोत जी की सरकार थी, दवा के लोग काम कर रहे थे, अब सब कहाँ चले गए वो? काम तो किया ही नहीं ना, यही तो होता। तो अगर ऐसा होता तो वो सरकार जाती ही नहीं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके अपने अंदर ही इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके नेताओं में, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इनकी सेंट्रल लीडरशिप का भी यहाँ पर इतना कमांड नहीं था उस वक्त, तो उस वजह से ये सरकार गई। जी। ये बिल्कुल मोटे तौर पर माना जा सकता है कि इनके पास कार्यकर्ताओं का जो है वो टोटा तो है ही, क्योंकि जी इनके पास से ठीक है अमित भाई, आता हूं दोबारा आपके पास। ऐसी ऐसी जगहों पर अब प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, क्या माहौल है सर? जी। माहौल तो पहले चरण का आपने सुन ही लिया, और दूसरे चरण में जो स्थिति है ये अब देखिए, जो 89 सीट्स है उसमें 55 बीजेपी के पास है और 15 कांग्रेस के पास, तो 70 सीटों पर तो आमने सामने का मुकाबला है। हाँ। तो ये एक बड़ा चंक है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी इस चरण में आमने सामने होंगी। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी के भाषण के आक्रमण में जो सेंटर पे है वो कांग्रेस है। अभी रीजनल पार्टीज को इस चरण के लिए उन्होंने टच नहीं किया है, तो जाहिर बात है तो रीजनल पार्टीज भी कांग्रेस के खिलाफ जो नैरेटिव सेट कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके खिलाफ वो एकजुट होकर के विरोध भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कोर इशू से ध्यान हटाया जा रहा है। तो इस बार इंडिया गठबंधन बनने से ये हुआ है कि कांग्रेस को डिफेंस करने के लिए केवल वो खुद नहीं है, उसके पक्ष में और भी मजबूत पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय, चाहे आरजेडी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो भी बोलती है। तो इससे क्या है कि काउंटर नैरेटिव खड़ा हो पाता है, पहले कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाती। और बात सही है जो बात अभी हमसे पहले वाले अमित जी कह रहे, लेकिन राजस्थान वो ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहां काउंटर नैरेटिव खड़ा नहीं है। वहां कांग्रेस के नेताओं के सभाएं जो हैं, उसके जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें बहुत जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। और लगातार, चाहे गोविंद डोटासरा जी की सभा देख लीजिए, सचिन पायलट की देख लीजिए, ये लोग बहुत भीड़ जुटा रहे हैं। इसके बावजूद कि प्रियंका वगैरह जब जाएं तब वो अच्छी सभा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सभा में खूब भीड़ जुटती है। मगर वहां जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, वो रोड शो भी करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बारात निकल रही है, उतनी भीड़ भी नहीं हो। अरे वो नए नए आए तो अभी कहाँ से इतना माहौल बनेगा? अभी तो आए बेचारे, चलिए आपका डिफेंस उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गजब कर रहे हैं। मतलब आप भी ना ऐसा कंपेयर करोगे कि भजन लाल जी के रोड शो में लाखों लोग उमड़ पड़े। नहीं तो दर्जनों लोग रहे तो फिर सवाल उठता है। अरे तो एक बारात में दर्जनों नहीं होते, बहुत होते हैं। हाँ। नहीं तो ऐसी बात नहीं, जो नैरेटिव सेट किया गया वो सेट हो रहा है कि नहीं? माहौल क्या बन रहा है सर, ये तो बताओ आप। ये बन गया ना माहौल? तो कह रहे कि काउंटर नैरेटिव चालू है, मंगलसूत्र, मुसलमान और संविधान। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको कभी सत्ता में रहने को नहीं मिला, कभी रही नहीं, तो अचानक कांग्रेस के बारे में ये कह दिया जाएगा कि ये पार्टी आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, तो विश्वास करना मुश्किल है ना किसी को। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन किया है, किसका मंगलसूत्र छीन लिया है? तो ये बात विश्वास दिलाना उनका चैलेंज है जो बात उठा रहे हैं। और डिफेंस तो अतीत है, अतीत अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफेंस है जी। अरे भैया, 2-3 बार के चुनाव में तो विश्वास दिला दिया उन्होंने ना, क्यों नहीं मान लेंगे लोग? अधूरी बात ही सुनाई पड़ मुझे। मैं कह रहा हूं कि पिछले कई सारे चुनाव में आप देखो ना, जो बात नैरेटिव सेट किया जाता है वो हो जाता है। आप नहीं, गलत बात नहीं, कभी इस तरीके से
गलत इस कैसे तरीके है? से अच्छा, कोई गलत कैसे? बात बताएं। गलत नहीं, कैसे इस होगा? तरीके से कोई गलत बात बताएं, ये तो संभावना के आधार पर गलत ही है ना, कि कांग्रेस की पार्टी आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। ऐसी कोई बात बीजेपी स्थापित कर पाई है क्या अतीत में भी? भाई देश की जनता मूर्ख थोड़े है कि किसी की गलत बात को भी सही मान लेगी। कैसे स्थापित हो जाएगा ये? और जो संविधान वाली बात कलम ने आपसे पूछी थी, वो कैसे स्थापित हो रही है कि संविधान खत्म हो देखिए, जाएगा? संविधान को खत्म होने का जो सवाल है वो किसी को गलत और सही बोलने का नहीं है, कि जैसा कि मंगलसूत्र वाली बात है वैसा नहीं, किसी पर आरोप नहीं है। वो है कि सरकार के कामकाज का जो तौर तरीका है उसको चिन्हित करते हुए, जैसे अभी हाल में सूरत का भी उदाहरण रख करके बोला जा रहा है ना, भाई ये तो चुनाव ही खत्म कर दिया, ये तो चाहते ही नहीं कि चुनाव हो। प्रेम कुमार जी, अच्छा एक मिनट, मेरे को चुनाव खत्म कर देंगे। क्वेश्चन पूछने दो आपसे। जब एक ये नैरेटिव बनाया गया कि घोषणा पत्र में जो लिखा गया, उसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि सर्वे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हो सकता है ना? पहले ये जांच शब्द करेंगे। कहीं लिखा हुआ नहीं है, बोलने में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बोलने में नहीं है। बोला, हाँ, बोला ना। वैसे ही नहीं, बोलने में भी ये सुनो ना शब्द सर, नहीं है, मैंने तुम्हारा भी सुना है। सवाल तो पूरा कर लें तो जी, महाराज। फिर बोलिए, आप बोलिए। जी जी बोलिए। ये संविधान खत्म हो जाएगा अगर 400 पार हुई, इस बात की सफाई प्रधानमंत्री को स्वयं देनी पड़ी अपनी रैलियों में। कहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा था। मेरा क्वेश्चन ये समझिए आप, चुनाव से ठीक 6 दिन पहले 2 बिग नैरेटिव्स बनाए गए। एक तो महीने भर से बनी रहा था, और दूसरा उसके ऊपर ये आ गया, साहब आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। उसके पीछे वो पूरा लॉजिक दिया गया, कल हमने चर्चा की थी, आप भी थे उसमें। अब मेरा सवाल ये है कि वैल्यू जजमेंट बाद में देखेंगे, भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या चल रहा है ग्राउंड पे, मुझे ये आपसे समझना है। आपको क्या दिख रहा है आज? आप थोड़ा सा, हाँ बताइए। हाँ बोलिए भाई। बोल तो दिया देखिए, हाँ देखिए, ये जो नैरेटिव जो भी चल रहे हैं, हाँ। ये मोटे तौर पे 2 जगहों पे, एक आम सभाओं में जो नेता बोल रहे हैं, दूसरा उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया में हो रही, वो हो रही। सोशल मीडिया में जनता का इन्वॉल्वमेंट होता है, जनता होती है उसमें, उसकी हाँ। क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, वो दिखता है। और जब आम सभा होती है तो वहां उपस्थित भीड़ होती है। तो अब वो उपस्थित भीड़ कितना उस नैरेटिव को फैलाती है, ले जाती है, समझती है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन सोशल मीडिया में जो हम देख रहे हैं, जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, वो उसको मानने को तैयार नहीं। ये जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। कम से कम सोशल मीडिया में जो रिएक्शंस है उसके आधार पर। सोशल मीडिया में तो बहुत कम लोग होते हैं सर। सोशल मीडिया में पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो वोट भी नहीं डालते सर। वोट तो वो भीड़ डालती है। लोग भी होते हैं, 3 करोड़ लोग भी होते हैं, तो वो कम नहीं है। अगर ट्विटर में 3 करोड़ 4 करोड़ लोग भी हैं तो वो कम नहीं देखो, है। और वो ट्विटर में हम सब लोग ट्विटर में है, लेकिन जो ट्विटर वाली जमात है ना, वो ट्विटर पे लड़ाई करने में बहुत मशगूल होती है। निकल कोई नहीं तो इसका आता। मतलब फिर सोशल मीडिया को हटा दे, केवल आम समाज वाली। अरे तो इसीलिए तो इतनी देर से मैं मलिक साहब से, भट्ट जी से पूछ रहा हूँ, जमीन पे क्या चल रहा है, नुक्कड़ में क्या चल रहा है, दूध की दुकान में क्या चल रहा है, भैंस के चट्टे पे क्या चल रहा है। ये सोशल मीडिया पे चलता हो, चलने दो महाराज। सोशल मीडिया से थोड़ी कोई चुनाव जीत सकता है ग्राउंड पर। अच्छा अब रुको प्रेम जी, रुको। तो इस बार सोशल मीडिया ने ही नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव दिया है, नहीं तो एक तरफा टीवी मीडिया का तो एक ही शो चलता है सत्ता के। ये तो आपने जो ना एकदम प्रेम कुमार जी, किसने दिया है इसको? किसको ये जो टेलीविजन मीडिया का जो परसेप्शन गढ़ा जाता है, मैं ओवरऑल बात करूं, एक पर्टिकुलर थोड़ा बोल रहा हूँ, नाउन के रूप में बात कर रहा हूँ। तो टीवी मीडिया का जो परसेप्शन होता है, उसके काउंटर में अगर कुछ हुआ, खड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया ही खड़ा हुआ है, तभी तो ये चुनाव हो पा रहे हैं। तो विपक्ष के पास तो कुछ भी नहीं है। अब तो कह रहे साधन नहीं, संसाधन नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है उसका। कोई भी नेता कभी भी खरीद लिया जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, नहीं है। सोशल मीडिया खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सोशल मीडिया खड़ा रहना भी चाहिए। जनता वर्सेस मोदी या मोदी वर्सेस मोदी, सोशल मीडिया से लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया की लड़ाई से आप देखिए, आप लोग सर बहुत ही जमीनी नेता है। जब गांव में या देहात में आप जाते हैं ना, तो वहाँ ट्विटर देख के थोड़े अपना मूड बनाते हैं कि आज ट्विटर पे फलाने जी ने ये ट्रेंड चला रखा है, तो आज हम उसके हिसाब से अपना मूड सेट करेंगे। वहाँ तो जो नेताजी ने बता दिया, अब आप जाइए सफाई देते फिर गाँव में कि नहीं ऐसा नहीं है।
मैंने क्या उदाहरण दिया अभी कि संविधान बदल देंगे अगर 400 आया। इसकी सफाई प्रधानमंत्री मोदी को अंबेडकर जी के जन्मदिन के मौके पर रैलियों पे देनी पड़ी। अब आप गांव-गांव दीजिए सफाई कि मकान नहीं जाएगा, मंगलसूत्र नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं। अबे रुको सर, रुको सर, प्रेम जी रुको ना, अभी दो मेहमान और हैं। संजय जी, क्या माहौल है, क्या मूड बन रहा है, जनता क्या सोच रही है इस समय, मूड क्या है? पहले तो बहुत सरल तो मैं पहले कह दूं कि जैसे अभी प्रेम कुमार जी ने 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण मैंने की। सूरत में क्या होगा और संजय जी एक सेकंड रुकिएगा, आपको ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ कि तब तक सज्जन जी आप बताइए क्या मूड माहौल है। सर आप तो बहुत घूम रहे हो, सुना अभी भी गाड़ी में बैठे हो आप? जी हाँ बताओ। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो इनकम्बेंट है हाँ उसका तीसरा चुनाव है। अब नेहरू जी भी 1962 में जब लड़ रहे थे, 52, 57 और 62 वाला, तो तीसरे बार निश्चित तौर पे जो एक चैलेंजर वाली, बीजेपी अभी चैलेंजर नहीं है, तो वो बहुत उत्साह आपको दिखेगा नहीं, कि लगेगा कि भाई मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, तो उनके समर्थक भी थोड़े पहले चरण में था शिथिल रहे, तो वो बात चल रही है। दूसरा क्या है कि विपक्ष में भी दम नहीं, लेकिन माहौल आप देखिए तो आप दो इंडिया को अभी दो रीजन में अगर आप देख लें, एक वेस्टर्न में महाराष्ट्र और दूसरा पूर्व में बंगाल, इसमें अगर आप देख लें तो पूर्वी तरफ यह है कि जहां जहां बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी नहीं है, जबरदस्त उत्साह, ठीक है। बंगाल में भी जबरदस्त सेंटिमेंट वाइज है, बीजेपी के पक्ष में है और उसके हिसाब से जितना भी बढ़े, लेकिन सीट बढ़नी चाहिए। उड़ीसा में भी बाद में बढ़ेगा जब चुनाव होगा। इधर जब हम महाराष्ट्र में आइए और बिहार में भी थोड़ा बहुत, बीच में यूपी फिर अलग है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में आइए तो अचानक से आपको एक नैरेटिव दिखता है। और खासकर महाराष्ट्र में हमने जैसे ही एंट्री किया, विदर्भ रीजन में अभी वही है, तो एक समुदाय या एक जाति और एक समाज होता है जिसको संविधान बदलने की बड़ी चिंता है, तो वो नैरेटिव आपको सडनली दिखेगा ग्राउंड पे लोगों के बीच में कि भाई आप क्या हैं। तो जो भी बीजेपी के विपक्ष में कर रहे हैं तो बोलेंगे कि हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो एक बात आती है कि संविधान बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, तो 400 सीट आएगा तो संविधान बदलेगा, उससे क्या होगा, तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसमें वो लोग हैं जो पिछली बार वंचित को वोट किए थे, वो थोड़े शिफ्ट करे, तो आपको दिखेगा कि सिविल सोसाइटी की एक जो फोर्स है जो हमेशा प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स करती रही और इस बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, विपक्ष के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो उन्होंने भी किया कि संविधान बदलेगा नहीं, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, एससी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, एसटी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो सवाल है कि विपक्ष के तरफ से जो बीजेपी का हिंदू कंसोलिडेशन है, हिंदुत्व का कंसोलिडेशन है, उसको तोड़ने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह का बात संविधान के साथ जोड़ा गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बीजेपी के समर्थक हैं, उसमें ओबीसी का भी एक बड़ा वर्ग है, बाकी भी है, उनसे आप पूछे तो वो भी इस संविधान वाले चीज पे थोड़े अपोलोजेटिक होके कहते हैं कि साहब कैसे बदल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नैरेटिव बन चुका है। तो जब आप जाति के आधार पे, पहचान के आधार पे संविधान से जोड़ के एक परसेप्शन या नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको पेडल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को चुनाव जीतना है और नैरेटिव वॉर करना है। तो वहां पे सीधी सी बात है कि आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, तो उसने भी ओबीसी, एससी, एसटी और इसको हिंदू जो कंसोलिडेशन है उसको यूनाइट करना है। तो यहाँ पे भी बात वहां पे मंगलसूत्र की, और जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ओवर द रिसोर्सेज की पहला अधिकार है, तो उसकी बात की है। तो आप देखेंगे कि नैरेटिव इस बार जो है वो बड़ा ही गर्म तरीके से चल रहा है। इस बार विपक्ष की संगठनात्मक ताकत कम है, लेकिन एक बात याद रखिए, पिछले 1 साल से नैरेटिव वॉर में कांग्रेस कमजोर नहीं है। वो चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, या उसके पहले भी तमाम जो प्रोटेस्ट हुए थे सीए वगैरह में, तो आप देखेंगे वो चल रहा है। लेकिन हर दोनों तरफ से ये है कि संविधान के बहाने या इधर पहला उनका अधिकार है संसाधनों पर, उसके बहाने ये सीधी सी बात है कि बीजेपी अपने ओबीसी, बाकी एससी और तमाम वोट बैंक को इंटैक्ट करना चाह रही है, और कांग्रेस चाह रही है कि उनको इन वर्गों में विभाजित कर दे और हिंदुत्व का जो वोट बैंक है वो बढ़ जाए। और इसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ से ये बातें चल रही है। तो नैरेटिव के मामले में कम से कम आप देखेंगे कि पैरिटी है, एक थोड़ा सा इक्वालिटी है। हाँ, संगठनात्मक वो चीज नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंत में लोग कह देते हैं कि भाई कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, सब कुछ है। तो इस तरह की नैरेटिव आप डिवाइडेड देखेंगे, और
इतना मानना पड़ेगा कि विपक्ष ने पहले एक नैरेटिव संविधान और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म होगा जोड़ा, जिसको अब प्रधानमंत्री ने जो कंपनसेट किया है, और अब जो है ये विपक्ष को कुछ नया सोचना पड़ेगा। बड़ा मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में और डाल देता हूँ। प्रधानमंत्री ने आज अपनी एक रैली में एक चीज़ और जोड़ी है इसमें, कि मुसलमानों को जो मौजूदा आरक्षण मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी को, उसमें से काट के देने का भी प्रयास कांग्रेस कर रही है। उन्होंने पहले भी प्रयास किए तो अभी भी प्रयास करी, यानी आरक्षण भी उसी में डाल दिया। प्रेम जी तवज्जो रखिएगा आप। आपको याद है बिहार इलेक्शन के समय मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, चुनाव हार गए थे और लालू यादव जी ने लपक लिया उसको। उनको देखिए ग्राउंड का जो नेता होता है उसको समझ में आता कि ये गुरु ये मुद्दा चलेगा, इस पर तो फंसा लिया। वो एक गलती बहुत भारी पड़ी थी उनको इस बार। अरे प्रेम जी सवाल नहीं पूरा होने देते हो आप, सवाल तो पूरा होने, थोड़ा सा टाइम हमको भी देते। सवाल पूरा हो नहीं अभी कहाँ हुआ अरे कहाँ, अभी एक सवाल पूछ रहा हूँ उससे भी कह रहे तो ये मैं इसलिए आप लोगों से समझना चाह रहा था कि अब उसमें आरक्षण भी घुस गया है, मुसलमान भी घुस गया है, संविधान भी घुस गया। अब देखिए स्वयं बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही। अब ये एक नया ले आए, लो काउंटर बड़ा वाला। अब आप समझाओ गली गली में जाके कि आपको दूसरा मकान हम छीन नहीं लेंगे या आपके सोना नहीं निकाल लेंगे। मैंने कहा ना वैल्यू जजमेंट क्या है ये भविष्य में पता नहीं तय होगा कि नहीं होगा। आज की तारीख में आपको ननकू दनकू को समझाना पड़ेगा कि नहीं नहीं गुरु ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझा पाओगे क्या? क्योंकि जैसा आपने समझा दिया कि संविधान बदल जाएगा, कहीं लिखा नहीं लेकिन बदल जाएगा, अब वो समझा रहे हैं सब जगह जा जाके। तो अब मेरा सवाल है, अभी एक मिनट रुकिएगा प्रेम जी, आप ये सज्जन से ही सवाल है, अंडर करेंट है, लहर है, क्या है, क्या कौन सा मुद्दा किस रूप में कन्वर्ट हुआ है? नहीं ये चुनाव तो वेवलेस इलेक्शन है। देखिए इनकम्बेंट के फेवर में कोई लहर नहीं होती है, वो तो डिफॉल्ट होता है, ये मान के चल रहे हैं। इसलिए आपको अंडर करेंट है क्या कुछ? देखिए अंडर करेंट इस बार एक जरूर दिख रही है, लेकिन वो अक्रॉस इंडिया आप नहीं कह सकते। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और थोड़ा बहुत मैं बिहार कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कास्ट सेंट्रिक आइडेंटिटी और लोकल नैरेटिव जो है वो 2019 के तुलना में इस बार यहाँ पे दिख रहा है। खासकर महाराष्ट्र में मुझे दिख रहा है कि आप देखेंगे कि नैरेटिव आ रही है कि कुछ ये भी बात है कि भाई शिवसेना और राष्ट्रवादी एनसीपी को इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहिए था, सब कुछ था, लेकिन उससे बीजेपी का आधार बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ नैरेटिव में लोकल चीजें आ रही हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि कहीं कहीं आप देखेंगे पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट की प्राइमेसी हो गई कि हाँ भाई ये इस समाज से है, उस समाज से है। लेकिन एज सच कोई एक अंडर करेंट है जिसमें सत्ता पक्ष को बिल्कुल एक उसके लिए जबरदस्त उत्साह हो या उसको हराने के लिए उत्साह हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ये तीसरी बार बीजेपी का चुनाव है, डिफॉल्ट ऑप्शन ये है कि आप जीत रहे हैं, डिग्री कितना होगा नहीं पता है। तो इस कारण से देखेंगे कि विपक्ष भी बहुत उत्साह में नहीं है और बीजेपी वाले थोड़े शिथिल पड़े थे। तो एज सच वैसा कुछ इसमें अंडर करंट जैसा मुझे नहीं दिखा। ओके संजय जी, आपका कनेक्शन जुड़ गया है। सवाल मेरा वही था कि माहौल क्या है, ये कौन वाला नैरेटिव चल रहा है इस समय ग्राउंड पे? देखिए सवाल है कि इस समय नैरेटिव एक ही है कि मोदी को रखना है या मोदी को हटाना है। बाकी चीजें सारी बेमानी होती है, नैरेटिव उसी के राउंड सेंट्रिक। अब सवाल ये है कि जो पिछले 2 दिन की बात की आप चर्चा कर रहे थे, उसके पहले थोड़ी बहुत सारी चीजें सुनी तो एक दो टिप्पणी उस पर। जैसे एक चीज कहा गया कि कांग्रेस जो भी बोल रही है इस बार उनके साथ सभी पार्टी इंडिया अलायंस होने के कारण खड़ी है। अब कितनी पार्टियां खड़ी हैं और कितने उसमें भरमंडल हो गए ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक इशू ये आता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पीएम ने पिछले 2 दिन में कहा वो 2 काफी महत्वपूर्ण विषय थे। एक कि गांधी परिवार जो है वो अपने ही पार्टी को इतिहास में पहली बार वोट नहीं करेगा। गांधी परिवार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अभी पता नहीं नई दिल्ली में वोटर है कि नहीं, वो वोट उस पार्टी को करेंगे जिस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया कि राजीव गांधी का भारत रत्न छीन लिया जाए। वो उस पार्टी को वोट करेंगे जो पार्टी बार बार, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो अभी स्वयं जेल में है, वो बार बार कहते रहे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, 2 दिन कस्टोडियल इंट्रोगेशन करो, सब उगल देंगी कि कैसे करप्शन हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है उनकी। चालू मलिक मतलब विधानसभा में उस समय आप में थी, रिजाइन किया। अब पंजाब में कांग्रेस किस तरह से वोट मांगे, क्योंकि उनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो आम आदमी पार्टी को वोट करें, आम आदमी पार्टी को भी अच्छा नुस्खा होगा। तो उनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इंडिया अलायंस, उस पर मतलब वो नहीं जाना चाहूंगा। एक वो
बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर ये, और विधानसभा में दोनों के बीच में कोई समझौता होगा नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। दूसरी चीज जो पीएम ने वो बात कही, देखिए उसका जिक्र मैनिफेस्टो में 2 रूप में है। अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे 3 रूप में है, बल्कि एक तो पहला सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे है, और उसके साथ ही कास्ट सर्वे अलग से लिखा हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के अलग से कास्ट सर्वे लिखा हुआ है। बिहार में जिस तरह का हुआ था वो सोशियो इकोनॉमिक, उसको नीतीश कुमार ने नाम दिया था। राहुल जी दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरी बात उसमें ये कहा हुआ है कि हम एक ऐसा वो बनाएंगे कमीशन जो ये निर्णय करेगा कि कहाँ किसके पास सरप्लस जमीन है, और वो जमीन डिस्ट्रीब्यूट की जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट करी जाए जिनको जमीन की जरूरत है। तीसरी चीज ये कही गई उसमें कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम पॉलिसीज ऐसी लेकर के आएंगे कि जिसमें इनइक्वालिटी को हम दूर कर सकें। राहुल गांधी जब ये मैनिफेस्टो रिलीज होता है उसके बाद सभा में कहते हैं कि हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और उस वेल्थ को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब ये कह रहे हैं प्रेम कुमार जी और कांग्रेस के बाकी जो भी डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसी बात पहले तो नहीं थी, अरे राहुल गांधी जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, एक सभा में नहीं एक से ज्यादा सभा में इस चीज को कह गए। तो अगर मोदी इस चीज को कह रहे हैं कि अभी प्रेम कुमार जी घर जाएंगे और एक आदमी सरकार से आएगा कि आपके पास ये 2 साइकिल क्यों है, 2 साइकिल का क्या जरूरत है, चलिए एक साइकिल हम लेकर के जाते हैं, या 2 मोटरसाइकिल क्यों है, 2 गाड़ी क्यों है, या आपके घर में सरप्लस जो भी है उसको लेकर के हम जाते हैं। ये तो एंटी वेल्थ क्रिएशन, एंटी इंडस्ट्री, एंटी जॉब क्रिएशन सब कुछ हो गया। तो पहली बात ये, तो जो मोदी कह रहे हैं, देखिए चुनावी सभा में आप इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं जो लोगों के बीच में जाए। एक चीज और, मतलब 2 दिन से बड़ी चर्चा सुन रहा हूँ, प्रेम कुमार जी ने भी उसको रेफर किया, सूरत में भाई इलेक्टेड अनअपोज्ड हो गया तो अब एकदम लोकतंत्र का तो जो भी हो गया वो हो गया। सूरत में बीजेपी का वोट परसेंटेज 75%, कोई कांटे की लड़ाई भी नहीं है कि जिसमें बीजेपी जबरदस्ती एक सीट लेके भाग जाए और एक सीट लेने से चुनाव जीत जाए। ऐसा पहले 32 बार हो चुका है, 1-2 बार नहीं 32 बार। और हाल में ही पिछले कुछ ही समय पे, कुछ साल पहले डिम्पल यादव के कुछ चुनाव क्षेत्र में भी हुआ, तब तो लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि अग्निवीर खत्म हो गया, एक माहौल हो रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये सारे इशू हैं कि वो जो है वहां ऐसे हो गया, तो लोकल इशू सब हावी हो गए। चुनाव सिर्फ एक इशू पे होता है। मैं बहुत सारी जगह ट्रैवल किया हूँ जिस समय लोग कैंडिडेट का नाम नहीं जानते और किसको लाना है या किसको हटाना है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उस नाम पे वोट होता है कि हमें मोदी को रखना है या मोदी को हटाना है। उसके साथ ये जो बाकी चीजें हैं कि क्रेडिबिलिटी का इशू है, कांग्रेस ने इतनी सारी चीजें घोषणा में कह दी है जिसका हिसाब नहीं। आप कहाँ से लाएंगे संसाधन, अगर जिक्र हो तो बहुत सारी चीजों का जिक्र होगा। या राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अगले दिन पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके प्रशंसक, या प्रियंका जी क्या बोलती हैं, क्या करती हैं, वो भी थोड़ा सा है। केरल में एक अलग घमासान मचा हुआ है, उनके दोनों ही आपस में लाइज है ना, इंडिया अलायंस के, सीपीएम और कांग्रेस। तो ये सारी चीज जो है जनता इसका भी संज्ञान लेती है कि कौन डिलीवर किया है। ग्राउंड पे जो कहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी इशू नहीं बना पाई, अरे राम मंदिर भाई साहब इशू बन चुका, वो लोगों के मन में उसको बार बार उसका जिक्र भी हो रहा है, लेकिन कितनी बार उसको कहेंगे। बच गया ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं का इशू। जी सर, ट्रिपल तलाक का मुस्लिम महिलाओं का इशू वो इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन जिनको देना है वो देंगे। हाँ, ये बहुत सारे जो पुराने मुद्दे हैं ना सर, ये नए वाले के बीच में छिप जाते हैं, इसलिए बार बार मैं कुरेद के पूछ रहा हूँ कि पीछे वाले दब तो नहीं गए। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना, लेकिन चूंकि आपने 2-3 बार प्रेम कुमार जी का नाम ले लिया तो एक छोटी टिप्पणी प्रेम कुमार जी की बनती है। प्रेम कुमार जी, छोटी, क्रिस्प, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी रीडिस्ट्रीब्यूशन को बताने का प्रयास कर रही है, उसको बहुत शानदार ढंग से संजय सिंह जी बता रहे हैं कि आपकी 2 बाइक होगी तो 1 बाइक ले लेंगे। अरे इस देश में कब नहीं आई तो इस तरह के सर्वे हुए कि आपके घर में टीवी है कि नहीं, क्या है कि नहीं, क्या सबकी टीवी ले लिए गए थे क्या? इसी तरीके से इस सर्वेक्षण के पक्ष में तो कह रहे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, वो कह रहे हैं राहुल जी। आप निकाल करके यूट्यूब पर चला लीजिए सर, बोल दीजिए और यूट्यूब आपको दिखा देगा। दिन रात में यूट्यूब पे ही सुन रहा हूँ, कहीं दिखा दीजिए हमको रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात।
अरे सर, भेज दीजिएगा हमको, अगर कहीं उन्होंने कहा हो, अगर इस अगर सुना हो। समय दें तो ये एक नैरेटिव है, आप उसकी जाल में आ रहे हैं, आप उसको इंडोर्स कर मैं रहे हैं, आप किसी जाल मानिए में उस नहीं आ बात रहा हूँ को, सर। समझ रहे हैं? आंख और कान अपना है, जाल में आने का नहीं है। आंख और कान दोनों जो है ना अपना है। अगर नीरज जी कहेंगे तो इस समय मैं यूट्यूब करके दिखा दूंगा इसी अभी आपके सामने। ले लूं पहले। नीरज जी, हमें तो कभी बेरोक टोक बोलने को मिलता नहीं अरे है ना? बोलो सर, और आप ना मतलब सर, एकदम से विक्टिम कार्ड खेल जाते हो सर, मेरे को दबाव में डाल देते हो आप। नहीं, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, याद दिलाता हूँ। इस भाई इतना समय बीत के मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलिए ना कि मैं नहीं, गलत। अरे मैं गलत सही मैं थोड़ी तय करूंगा, तो मेरे पास तराजू भी नहीं है। मैं 30 सेकंड आपको दूं, अनवरत बोले, कोई इंटरेक्शन नहीं। बोलिए बोलिए सर, बोलिए आप। देखिए, थोड़ी देर पहले सज्जन जी बता रहे थे कि बीजेपी उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है वहां बहुत उत्साह में है। हम्म, तो लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि जहां बीजेपी या उनके सहयोगी दलों की सरकार है वहां पर उनकी क्या, इसी लैंग्वेज में नहीं बता रहे थे। हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, तो वो बात दिख रही है। तो बीजेपी की आज देश में ज्यादातर राज्यों में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जहां जहां सरकार है उसकी बुरी स्थिति है। राजस्थान ले लीजिए, चाहे मैं मध्य प्रदेश का उस तरह से नाम नहीं लेता, लेकिन राजस्थान सबसे वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से जहां भी महाराष्ट्र देखिए, जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ऐसा नहीं कि एक ओके दिन सर, में हो गया आप सर। कुछ। प्रेम जी सर, थोड़ा ब्रेक ले लें। और ये आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है, पर सज्जन जी को जी इसका जवाब देना पड़ेगा ब्रेक के जी तुरंत। जी 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 ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक ले, लौट के आते हैं, उससे जवाब दीजिए आप। आपने क्यों नहीं बोला कि जहां सरकार है वहां बहुत ज़्यादा मुश्किल में होगी, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? ब्रेक के बाद स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज फेज 2 की ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग समझने की कोशिश करें क्या चल रहा है। और समय हमारे पास टोटल 10 मिनट है, सबके लिए बटा हुआ है, मेरे पास एकदम समय नहीं होगा। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। सज्जन जी जवाब दीजिए जो प्रेम जी ने सवाल उठाया है। नहीं, बिल्कुल प्रेम जी की बात, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों चीजें इंडिकेट कर दी। अब सवाल है कि क्या बीजेपी केवल राजस्थान और बिहार में ही है? सबसे पहली बात, सॉरी, महाराष्ट्र और बिहार में ही है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की भी बात कीजिए, वहां पे इस बार टैली क्या है, वहां पे उत्साह है नहीं है। दूसरी बात आप देख लीजिए, गुजरात है, उसके अलावा आप देख लीजिए उत्तराखंड है, इस तरह की तमाम, और आप देख लीजिए उसके अलावा आप और चले जाइए साउथ में, आप तेलंगाना में स्थिति देख लीजिए। और तो इस तरीके से महाराष्ट्र और बिहार की बात मैंने इसलिए की कि यहाँ पे ओल्ड इक्वेशंस जो हैं, खासकर महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है, 2 राष्ट्रवादी हैं, तो पुराने इक्वेशंस चेंज हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे अभी वोटर्स के बीच में वो एक कंफ्यूजन है। तो पहली तो ये बात रही। दूसरी बात आप एक और देख लीजिए कि जैसा मैंने कहा कि ये तीसरा बार इनकम्बेंट की लड़ाई है, प्रो इनकम्बेंसी की लड़ाई है, उसमें डिग्री पे आप डिबेट कर रहे हैं। राजस्थान में चूरू बाड़मेर और नागौर, ये 3 सीट पे ये कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि आप 25 सीट में 3 सीट पे, मतलब विपक्ष का मापदंड अपने विक्ट्री का और अपने हार का इतना छोटा हो गया है कि बीजेपी कहीं 1 या 2 सीट पे ट्रबल पे दिख रही है तो उसे बीजेपी की हार बताई जा रही है और विपक्ष की जीत बताई जा रही है। आप इसको देख लें उसी तरीके से। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें जो सहयोगी के साथ जो पिछला उनका टैली था उसमें कुछ हो सकता है। तो ये मापदंड भी है ना कि वहां पे मध्य प्रदेश में 1 से दूसरे पे भी कुछ हो सकता है, राजस्थान में 2 से 3 सीट पे कुछ बात चल रही है, बिहार में 3 से 4 सीट कम हो सकता है, 39 की जगह 32-33 आ सकते हैं या 35 आ सकता है। तो सवाल है, ये मापदंड है। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि बीजेपी असम में रूलिंग पार्टी है, लेकिन 2 बार चुनाव जीती है, लेकिन इस बार बहुत कम सीट है, लेकिन 1-2 और सीट बढ़ने की संभावना है। तो ये चीजें जो हैं, और त्रिपुरा देख लीजिए, उत्तर पूर्व की राज्य, वहां पे इस बार इनका जो है 2 सीटें हैं, लेकिन वहां पे बीजेपी दोनों सीटें जीत रही है। तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड में एक्सेप्शन है जहां पे वो रूलिंग पार्टी है या अलायंस में है, जैसा कि महाराष्ट्र और बिहार में है, उसमें कुछ प्रादेशिक कारण है। तो ये कहना कि जहां पे रूलिंग पार्टी है वहां पे उत्साह नहीं है, ये मतलब आंशिक सत्य होगा, ये एक्सेप्शनल, ये फुटनोट है। बाकी जगह इनकी स्थिति अच्छी है। और यूपी में आप देख लें, वहां तो सीट बढ़ रही है। कोई कह दे कि यूपी में सीट इस बार घटेगी। देखिए, मान लीजिए क्यों नहीं कहेंगे? ये 1 मिनट, पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 8 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, बीजेपी के पास 3 थी। क्या 3 से 4 हो रही है बीजेपी? बताइए सज्जन जी। नहीं, 3 से देखिए 3 से 4
मुझे तो लगता है हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह का हर बार नैरेटिव में कम्युनिटी वाइज स्प्लिट बीजेपी के अगेंस्ट में दिखाया जाता है, 2019 में स्वयं अजीत सिंह जी लीड कर रहे थे और उसके बाद 2022 में भी स्थिति दिख रही थी कि ये है। आप बताइए, अभी तो गन्ना वाला बेल्ट हो गया, अब आलू वाला बेल्ट आ गया है, ब्रज क्षेत्र आ गया है, उसमें कम होगा क्या? तमाम आपके पास इसी तरह से ऑप्टिक्स एक पॉइंट और आता है। आपने त्रिपुरा का जिक्र किया। त्रिपुरा में जी। सबसे ज्यादा मतदान हुआ, पिछले बार की तुलना में भी इस बार ज्यादा मतदान। और ये जो जी। मतदान प्रतिशत की बहस है, वो त्रिपुरा उदाहरण है। त्रिपुरा में बीजेपी जीतेगी, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बाकी राजस्थान प्रेम वगैरह में जी, हारेगी। प्रेम जी, 5% मतदान रुको जब रुको कम रुको, होता है, अरे रुको सर, राजस्थान की रुको, परिभाषा, रिजल्ट बदल जाता है। प्रेम कुमार जी रुको जी। सर। 20 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि जब लोग कहते हैं मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार हराने के लिए बढ़ता है। आप एकदम उल्टा कर रहे हो कि नहीं, बढ़ाना है तो मतलब जिताने के लिए बढ़ रहा है। मैं वो बात कह ही नहीं रहा। हाँ, मत प्रतिशत बढ़ने का मतलब क्या होता है? राजस्थान, हर जगह का आप हिस्ट्री देख लीजिए ना। राजस्थान में जब पहले 5% वोट घटा था, तब कांग्रेस सीधे 20 सीटों पर आ गई थी। आज वही स्थिति रिपीट हो रही है। नहीं सर, प्रेम जी, प्रेम जी, आप कह रहे हैं तीन सीट सज्जन जी गिना रहे हैं। अरे 3 सीट बीजेपी को मिलेगी, बाकी सीटें कांग्रेस के पास। प्रेम ये जी, राजस्थान का है। सुनो सुनो सर, सुनो, मतलब उधर इनको मिलेंगी 22 और इनको 3, ये कह रहे हैं आप? ये राजस्थान में 11 सीटों पर अभी अच्छा, चुनाव 11 पे, ओके, मैंने कहा बोला 12 और अरे 13, अच्छा 12 पर हुए। देखो 12 के बारे सर, में सर सुनो मेरी बात तो सुनो सर। बंगाल में 2% का डिफरेंस है, 2.4 समथिंग का, और अंतर आप देखिए। ये इस बात पे निर्भर होता है कि ग्राउंड में कितने लोग लड़ रहे हैं। आप हो सकता है किसी एक जगह से बम्पर वोटों से जीतें तो वो 3 जिलों का एवरेज खराब कर देगा। इसलिए मत प्रतिशत को लेकर के जो लोग बड़े बड़े कयास लगाने लगते हैं ना, पतंग उड़ाने लगते हैं, मत प्रतिशत बढ़ा इसका मतलब हार जाएंगे, घटा इसका मतलब जीत जाएंगे। मुझे लगता है ये एक साइंटिफिक डेटा पे अनसाइंटिफिक बहस करते हैं लोग, इससे बचना चाहिए। इसलिए मैंने एक भी सवाल आप लोगों से मत प्रतिशत का नहीं पूछा, क्योंकि वो एक नैरेटिव थोड़ा बैठता नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन एक सीट अगर बढ़ी मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो सज्जन जी 100% का गेन होता है। वो 1 से 2 मतलब डबल, और ऐसा ही सब जगह तो हुआ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर ये। तो वही तो स्टैटिस्टिकल गेन में लोग खुश हैं कि भाई मापदंड इतना छोटा है, आकांक्षा इतनी छोटी कि बीजेपी को 1 सीट का लॉस, 2 सीट का लॉस हो रहा है, तो उससे भी बीजेपी की जी। सीट मानी जा रही है। संजय जी, बहुत छोटे छोटे सवाल। संजय जी, क्या बीजेपी 400 सीट जीतने के अपने ही नारे के दबाव में आ गई है? देखिए, एक चीज तो है कि मत प्रतिशत जो कम है या जिस कारण से है, वो मेरे ख्याल में अगले चरण आते आते आप देखेंगे। पिछले बार बीजेपी की एनडीए की जो संख्या थी वो 353 की संख्या थी, तो इसलिए 400 आपको ऐसे काफी बड़ा सा एक फिगर लगता है। लेकिन मान लीजिए कि बाकी जगह गेन होता है और कुछ एलाइज ठीक से करते हैं, तो 400 का एक टारगेट है कि हमें ये 400 पार करना है। अगर कोई भी अच्छा विद्यार्थी होता है, या आप भी चैनल के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, तो आपका भी है कि हमारा ऑडियंस ये हो, हमारे रीच ये हो, ये आपका एक टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, बाकी जो कार्यकर्ता है उनको आप प्रेरित करते हैं। 400 या 400 के आसपास आज तो ये नैरेटिव है ना कि 400 या 400 के पार। कांग्रेस की क्या मतलब स्थिति है? एट बेस्ट अभी ये है कि कांग्रेस को तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष का पद या उसका पोजीशन लोकसभा में मिलता है कि नहीं मिलता है। मैंने किसी कांग्रेस के नेता के मुंह से आज तक नहीं सुना कि कांग्रेस को इतनी सीट आएगी। हमारा लक्ष्य ये है। राहुल जी, प्रियंका जी, मतलब अब वो उस पे, प्रियंका जी उस पे आ गई हैं कि अगर ईवीएम सही चला तो बीजेपी को 200 सीटें आएंगी। ईवीएम सही चला, अरे उनके पिताजी ईवीएम लेकर के आए भाई, राजीव गांधी लेकर के आए इस देश में, और ईवीएम में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कभी कोई कंसिस्टेंट चुनाव दर चुनाव ये फिकरा फोड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस चीज को जो आप कह रहे थे चल क्या रहा है, इस नैरेटिव को हर जगह वीव करने में सफल हो गए हैं कि 4 तारीख को 400 पार। 400 वैसे पार होता है कि नहीं होता, इसके अराउंड वो पूरी व्याख्या। मैं ऐसे कई जगह पे लोग मिला 400 पार होगा, कहाँ 350। लेकिन संजय जी, सर टीआरपी बढ़ाने का दबाव तो होता है हमारे ऊपर। एक लाइन बोल सकता हूँ नीरज जी? बोलो सर, जल्दी से, अमित जी के पास जाना है। स्टूडेंट्स, अगर राजनीति हो जाए, स्टूडेंट्स तो 7% भी लक्ष्य तय भी करता और पाता भी है। डेमोक्रेसी ऐसे चलती है, स्टूडेंट की आकांक्षा के हिसाब से। क्या
चुनाव ऐसे ही चलता है, 100% लक्ष्य हासिल हो जाएगा, 100 में 100, 543। छात्र अपने मन में सोचता है और उसके बाद उसके लिए उसके छात्र से प्रयास तुलना ही करता नहीं है सर, नीरज जी, छात्र से तुलना ही नहीं है। नीरज जी 5 सेकंड, 2019 में बीजेपी 300 पार का लक्ष्य लेकर के चली थी, 303 आ गई। तो आप एक लक्ष्य तो निर्धारित करो। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, जो अभी सज्जन कुमार शाही कह रहे थे कि आपका एट बेस्ट मतलब यहाँ तक सोच है कि 2 सीट राजस्थान में आ गई, उसी में 4 सीट आ जी जाएगी। जी संजय जी, राजस्थान में 3-4 बीजेपी। मैं संजय समय एकदम मेरा समाप्त हो रहा है, मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। मुझे ध्यान है यूपी में जब पिछला वाला इलेक्शन था, मतलब अभी नहीं, जब योगी जी पहली बार सीएम बने थे, तो उससे पहले मतलब 2.5 साल पहले बहुत माहौल बनने लगा था। आप लखनऊ जाओ, भाजपा नेताओं कार के पीछे लिखा रहता 300 पार का टारगेट। ये मैं आपको 15-16 के आसपास बता रहा हूँ आपको। तब मुझे भी लगता था यार ये पता नहीं क्या लिखे हुए 300 पार 300 पार। और तो मन में आप टारगेट तो रखते ही है, आप हो पूरा ना हो अलग बात है। जब छोटे छोटे जवाब चाहिए यार, टीआरपी की वजह से प्रेशर हमको होता है, हमको नंबर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमित जी, पूरे राजस्थान का एक लाइन में समरी बताइए। पूरे राजस्थान की समरी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में तो फिर से एक क्लीन स्वीप करने जा रही है बीजेपी, और तमाम अलायंस के बावजूद, गठबंधन के बावजूद कांग्रेस इनको रोकने की स्थिति में मुझे नजर नहीं आ रही है। ये चीज हम पहले फेज में कई जगहों पर जाकर के आए थे, और अभी सेकंड फेज में बांसवाड़ा, कोटा यहाँ पर जाकर के आने के बाद मैं इस सब के बारे में बात करने का बताता हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जो कांग्रेस है, इसकी जो गठबंधन है और कांग्रेस के नेता हैं, ये खुद इतने कंफ्यूजन में है। आप देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो हमने बीजेपी में एक बेचैनी देखी है, उनमें खलबली देखी है, और उस पर उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है, वो काम भी कर रहे हैं। पर्टिकुलर सीट्स पर कोटा में अगर प्रहलाद गुंजल की वजह से कुछ हो रहा था तो वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में हमें अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। वो ये मान के बैठे हैं कि ठीक है, और कई बड़ी अजीब सी स्थिति भी है जिसकी वजह से लग रहा है बीजेपी इस बार फिर से यहाँ क्लीन स्वीप करेगी। मलिक साहब, यूपी का माहौल अभी हालांकि 16 सीट ही कवर हो पाई है। नीरज जी, मुझे लगता है पहले मैं थोड़ा सा एक राजस्थान के लिए कह दूं अमित जी को, क्विक सर, क्विक सज्जन जी को भी, इनको चूरू पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चूरू के जो सांसद हैं, 2 बार बीजेपी के विधायक थे, एमपी थे, उससे पहले 4 बार उनके पिताजी थे, और उनके दादाजी भी 1 बार थे, और इस बार वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और वही जीतेंगे इस बार, तो उस पर भी विशेष फोकस करें। इसके बाद अगर हम यूपी पे आते हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ सर? वेरी क्विकली मैं पूरा कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। 5 सेकंड में अगर करो तो 5 सेकंड में अगर करो तो, अदरवाइज समय नहीं। जी करिए 5 सेकंड में 5 सेकंड बोलो। चूरू में की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट फेज में चुनाव हो चुका है वहां की बता रहा हूं मैं। हाँ, कि वहां पर नैरेटिव ये चला हुआ है अभी कि जो लोग 35 साल तक वहां पर बीजेपी में राज कर चुके हैं वो अब हमारे यहाँ पर आए हैं। मुझे नहीं पता दिल्ली में बैठे हुए या और कहीं बैठे हुए लोगों के पास में कहां से इनपुट्स आते हैं, वो किससे बात करते हैं, खुद जाते हैं नहीं जाते हैं। हमने वहां जाकर के लोकल कांग्रेसी लीडर्स को देखा है कि ये अब हमारी जगह पर आकर के एस्टेब्लिश होना चाहेगा, और हम इसको नहीं होने देंगे। जी मलिक साहब, अपनी बात पूरी करो। 10 सेकंड है सर, 10 सेकंड सिर्फ। मलिक साहब पूरी। देखिए यूपी में मुझे जो लगता है, अगर हम यूपी की बात करें तो मुझे लगता है इस बार स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं। नेशनल मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे, दूसरे मुद्दे नहीं चल पा रहे हैं। और हम जो इतनी देर से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी जुमलेबाजी शुरू कर दी है। उसको भी लगता है, जैसे आपने इन्होंने जिक्र किया कि अगर प्रेम जी के पास 2 साइकिल हैं तो एक आदमी आएगा कि 2 साइकिल, एक आपके पास फालतू है, तो जिनके पास साइकिल नहीं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो राहुल गांधी को वोट देंगे, तो उनसे वोट ले लीजिए, साइकिल तो बाद में देनी है। तो इस तरह में क्या दिक्कत है? और जी मलिक साहब रुकिए सर, दिल्ली में फलीभूत किया है। मलिक जी रुक जाइए सर, एकदम समय खत्म हो गया है। मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हमारे दोस्त लोग हैं सारे जर्नलिस्ट एकदम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है समाज में। कौन सही कौन गलत है, कौन जीते, ये हमारा आउटलुक नहीं है। हमारा कहना कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है वो समझना। और मुझे लगता है कि बहुत जानकारी आप लोगों ने दी, एक सीट वाइज तक डिस्कशन हो गया कि चूरू में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को जुड़ने का, और ये माहौल अभी बना रहेगा, अभी तो माहौल शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।